हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 टॉपिक्स देख रहे थे, ठीक है, फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पेपर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 13 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका रिटेनेट प्लेजेंटा, ठीक है। लेबर हमने लास्ट क्लास में पूरा देख लिया था। अब क्या होता है लेबर के दौरान, क्या होता है कई बार जो प्लेजेंटा है वो रिटेन हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैसा होता है, वो हम देख लेते हैं। तो रिटेनेड प्लेजेंटा के विषय में बताया गया, इफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज ए प्रोलॉन्ग्ड बियॉन्ड 13 मिनट्स इट इज ए टर्म रिटेंशन ऑफ प्लेजेंटा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका थर्ड स्टेज जो है वो प्रोलॉन्ग है बियॉन्ड 30 मिनट्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेन ऑफ प्लेजेंटा, उस टर्म को। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कॉजेस जैसे कि आपका एटोनिक यूट्रस हो सकता है, ठीक है। मेम्ब्रॉइड एडिशन हो सकता है। मेम्ब्रॉइड एडिशन मतलब प्लेजेंटा का क्या हो जाना, प्लेजेंटा का इंक्रीज रहना या एक्रेटेड रहना या प्लेजेंटा प्रेक्रिटिया हो गया, ये सभी हो सकता है। इसके अलावा कंट्रक्शन रिंग एट इंटरनल लॉस द स्पर्लेटेड प्लेजेंटा इज हेल्प अप बाय द रिंग, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके कौन से कंडीशन में ये डेंजरस होता है, तो पीपीएच की कंडीशन है, पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन में ये जो है डेंजरस हो सकता है, शॉक ड्यू टू हेमरेज, ठीक है। इसके अलावा पर परपियल सेप्सिस हो गया, ठीक है, प्रूपियल सेप्सिस हो गया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, ये सभी कंडीशन में डेंजरस होता है। इसके डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे करके डायग्नोस करोगे, ठीक है। तो बताया गया है आउटर्स इट सॉफ्ट, ठीक है, नॉट ग्लोबुलर, हार्ड एंड मोबाइल, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा व्हेन सुप्राप्यूबिक प्रेशर टेस्ट इज डन, ठीक है। सुप्राप्यूबिक प्रेशर जब करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, कॉट रन अप टू थ्रू द सर्वाइकल कैनाल इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। कॉट कैसे रन करेगा, अप थ्रू द सर्वाइकल कैनाल इनसाइड द यूट्रस। इसके अलावा प्लेजेंटा लाई हाई अप इन द यूट्रस एंड नॉट इन वेजाइनल और सर्विक्स, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस बताया गया। फिर बात करते हैं प्रिवेंशंस। तो प्रिवेंशन में बताया गया है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेजेंटा विथ इन 1 मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। मैनेजमेंट में कैसे करेंगे, तो आईवी फ्लूइड देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, मैनुअल रिमूवल ऑफ ए प्लेजेंटा विथ मेडिकेशन, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेजेंटा अंडर एनेस्थीसिया इफ देयर आर ए एडिशन, लेट रिसोर्ट इन हिस्टेक्टोमी इफ ब्लीडिंग इज नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट है। फिर बात करते हैं यूट्राइन इन्वर्शन। तो यूट्राइन इन्वर्शन में क्या बताया गया है, व्हेन यूट्रस ट्वाइन इनसाइड आउट इट इज कॉल्ड यूट्राइन इन्वर्शन। यूट्राइन इन्वर्शन इज द folding of the fundus into the uterine cavity in varying degree, वेराइंग डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, यूट्राइन इन्वर्सन कहलाता है। इसके टाइप्स बताए गए हैं, 3 टाइप्स बताए गए अकॉर्डिंग टू टाइप। इनकम्प्लीट, कंप्लीट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डिग्री फर्स्ट से लेकर के 4th तक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट एक्यूट जिसमें विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, सब एक्यूट बिटवीन 24 to 4 वीक्स ऑफ डिलीवरी, क्रोनिक बियॉन्ड 4 वीक ऑफ डिलीवरी, ठीक है। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कॉजेस बताए गए हैं एक्सेसिव कॉर्ड ट्रैक्शन, एक्सेसिव फंडल प्रेशर हो गया, प्लेजेंटल एक्रेटा हो गया, ठीक है, फंडल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेजेंटा, ये सभी हो सकते हैं। इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में बताया गया है पोजिशन ऑफ ए यूट्राइन वॉल प्रोलेप्स थ्रू द डायलेशन ऑफ सर्विक, relations of part of the uterine wall, stimulation downward traction and the fundus, leading of a inversion of the uterus, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स बताया गया, तो हेमरेज हो गया, सीवियर abdominal पेन इन थर्ड स्टेज, हाइपोटेंशन विथ ब्रेडिकार्डिया,
मास इन वेजाइना आर लम, इसके लिए यूट्राइन फंडस नॉट पाल्पेबल abdominally, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। मूवमेंट के बारे में बात करें तो मूवमेंट में बताया गया है मैनुअल जॉनसन मेथड के द्वारा अपन मैनुअली अपन इसको देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी मैं मूवमेंट बोलता हूँ, मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में बताया गया मैनुअली अपन जॉनसन मेथड के द्वारा इसे मैनेज कर सकते हैं, बाइनोमल कंप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओसिलिव्स हाइड्रोस्टेटिक मेथड के द्वारा इसे अपन मैनेज कर सकते हैं, स्पिनेलिस मेथड के द्वारा, क्षार सूत्र मेथड के द्वारा, ये सारी चीज़ें बताएगी, ठीक है। फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म? तो इसको अपन शॉर्ट में एएफई भी बोलते हैं। एएफई इज ए लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक प्रकार का लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, इज ए कॉम्प्लेक्स कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एब्रप्ट onset of a pulmonary embolism, shock or dilation and cauterization which is due to the entering of a amniotic fluid fetal cell here into the maternal circulation। इसके साइन एंड सिम्टम बताया गया। तो साइन में हाइपोटेंशन हो गया, फिटल डिस्ट्रेस हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, साइनोसिस हो गया, सीजर्स हो गए, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया। तो ये साइन हो गया। सिम्टम्स में डिस्पेनिया हो गया, कफ हो गया, हेडेक हो गया, चेस्ट पेन हो गया, ये सभी आपके सिम्टम्स हैं। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग हो गया, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जैसे कि वेंटिलेशन, इसके अलावा इनोट्रोपिक सपोर्ट हो गया, स्टेरॉयड में भी यूजफुल। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, रिसक्सिटेशन करा सकते हैं, एबीसी मैनेज कर सकते हैं, डोपामिन अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसव व्यापद, ठीक है। तो प्रसव व्यापद की विषय में बात करें तो सबसे पहला आता है आपका गर्भसंग। आयुर्वेदिक क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आचार्य सुश्रुत एवं वांगभट ने गर्भसंग की चिकित्सा का वर्णन किया है। योग रत्नाकर और भाव मिश्र ने गर्भसंग शब्द न कह करके प्रसव में विलंब होने पर चिकित्सा का निर्देश दिया है। तो ये चीज ध्यान रखना। गर्भसंग का निदान के विषय में बात करें तो वात प्रकोप से, ठीक है, शुक्रस्थ वायु के कारण जो है गर्भसंग होता है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है, तो गर्भ का चिपक जाना, अर्थात उसकी प्रसव के लिए होने वाली गति में रुकावट हो, एक ही स्थान में स्थित हो जाना, ठीक है। तो ये चीज क्या है, गर्भसंग कहलाता है। इसके अलावा अष्टांग संग्रह में बताए गए हैं त्रिविधस्तु संगो भवति शिरस्थे जंगने व, यानी कि अर्थात गर्भ में सिर, अंश और जघन प्रदेश में 3 प्रकार के संघ होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके चिकित्सा के विषय में। तो चिकित्सा में अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक्सटर्नली बाह्य प्रयोग औषधि में बताए गए हैं कि हिरण्यपुष्पी के मूल को हाथ पैर में बांधते हैं। तो हिरण्यपुष्पी के मूल को हाथ पैर में बांधते हैं। कृष्ण सर्प केचुला या पिंडितक से योनि धूपन करते हैं। सुअर्चला को हाथ पैर में धारण करते हैं। करंगी भूत गोमूर्धा यानी कि गाय के सिर को शुतिका ग्रह के ऊपर स्थापित कराना, ठीक है। तो ये बाह्य चिकित्सा हो गया। अभ्यंतर प्रयुक्त औषधि में मातुलंग मूल व मधुघृत के साथ पान कराते हैं। तो मातुलंग का जो मूल है उसको मधुघृत के साथ पान कराते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। मंत्र चिकित्सा में बताया गया है कि मंत्र से जल को 7 बार अभिमंत्रित करके उभय त्रिशंक यंत्र गर्भिणी स्त्री को दिखाना है, ठीक है। तो मंत्र से जल को 7 बार अभिमंत्रित करके उभय त्रिशंकु यंत्र गर्भिणी स्त्री को दिखाना है। तो ये चिकित्सा बताया गया। तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है योनि सवर्णन। योनि सवर्णन में क्या बताया गया, तो सुश्रुत ने निदान स्थान में बताया योनि सवर्णम योनि संकोच, यानी कि योनि का संकोच होना ही योनि सवर्ण कहलाता है। योनि सवर्ण का वर्णन केवल माधव निदान, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर ने किया है। इसके अंतक प्रतिमक एवं चिकित्सा न करने योग्य बताया है, ठीक है। इसके निदान क्या है योनि सवर्ण के, तो वात प्रकोपक अन्न का सेवन करना, प्रजागरण और मैथुन। इसके लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, तो उपरोक्त कारणों से प्रकोपित वायु
योनि के द्वार को संकुचित कर देता है। तो उपरोक्त कारणों से प्रकुपित वायु योनि के द्वार को संकुचित कर देते हैं। यही प्रकुपित वायु गर्भाशय द्वार को अवरोध कर गर्भ को पीड़ित करता है। गर्भ का मुख एवं श्वास अवरुद्ध होने से गर्भ की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। प्रकुपित वायु गर्भिणी के हृदय में प्रवेश कर उसको बाधा कर ऊर्ध्व श्वास करके हृदय की ऊर्ध्व गति कर उसका अवरोध कर गर्भिणी को शीघ्र ही मार देते हैं। तो ये चीज बताया गया कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बताया गया है अप्रसंग। तो अप्रसंग में क्या बताया गया है? तो प्रसव हो जाने के बाद अपरा का स्वतः न निकलना अप्रसंग कहलाता है। तो प्रसव हो जाने के बाद अपरा का स्वतः न निकलना अप्रसंग कहलाता है। आचार्य कश्यप ने अपरा निर्गम के पश्चात ही उस स्त्री को सूतिका कहा है। ठीक है, तो ये अप्रसंग में ध्यान में रखना। इसके लक्षण क्या बताए गए हैं? तो इसके लक्षण बताए गए हैं अथा परंतन न्याद आद्यमान कुरते, यानी कि बहिर्मार्ग से निकलने वाले वात मूत्र पुरुष आदि सभी मल अंदर रुक जाते हैं तथा अना आद्यमान व शूल व अग्निमांद्य को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में बताया तत्संगे है नीले हेतु सनिरर्थांत तज्जयत। अपरासंग का मुख्य कारण वायु ही होता है, अतः वायु का शांत होने पर अपरा निकल जाता है। स्थापन वस्ती के प्रयोग से वायु के अनुलोमन जाने पर वात मूत्र पुरुष के साथ चिपकी हुई अपरा निकल जाती है। तो ये चीज बताया गया है। बाह्य उपचार में क्या कराएंगे? तो बाह्य उपचार में बताया गया है कि दक्षिण हस्त से स्त्री के नाभि के ऊपर बलपूर्वक वाम हाथ से पीठ को पकड़कर हिलाना तथा स्त्री की बाहु को ऊपर उठाकर उसे खूब हिलाना चाहिए। साथ ही साथ पर्शिणी से स्त्री के श्रोणी पर बार बार दबाव डालना चाहिए। दोनों स्पिग्रों को पकड़ करके भली भांति दबाकर बालों की वेणी अथवा बाल लिपटी हुई उंगलियों से कंठ व तालू को स्पर्श करना चाहिए। तो ये चीज बताई गई। फिर बाह्य प्रयुक्त औषधियाँ कौन सी हैं? तो बाह्य प्रयुक्त औषधियों में जैसे योनि धूपन हो गया, योनि लेप या पूरण हो गया, योनि पिच्चू धारण हो गया, बस्ती प्रयोग हो गया। तो ये बाह्य प्रयुक्त औषधियाँ हैं। अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियाँ कौन सी हैं? तो अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियों में जैसे गुड़ और शुंठी का कल का सेवन करना है, कुष्ठ एवं एला कल्क को सूरा के साथ सेवन करना है, अर्क एवं अर्क कषाय को सूरा मिश्रित कर पान कराना है, वत्सक आदि चूर्णों को मध्य के साथ सेवन कराना है। तो ये अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियाँ होंगी। फिर नेक्स्ट है अपरा का हाथ से निष्कासन। तो अपरा का हाथ से निष्कासन में बताया गया है स्निग्धेन व कृत नखेन हस्तेन पहरहेत, यानी कि कटे हुए नाखून वाले स्निग्ध हाथ द्वारा नाल का अनुसरण करते हुए अपरा को निकालना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना है, कटे हुए जो नख हैं, ठीक है, तथा स्निग्ध हाथ द्वारा नाल का अनुसरण करते हुए अपरा को निकालना चाहिए। नेक्स्ट है मूढ़ गर्भ। तो मूढ़ गर्भ में बताया गया मूढ़ करोति पवना खलु मूढ़ गर्भ, यानी कि मूढ़ वायु गर्भ को मूढ़ कर देती है। वह गर्भ जब कभी विवृद्ध होकर असम्यक रूप से आने पर अपथ्य में आकर भी निकलने में असमर्थ हो एवं अपान वायु की विगुणता से सम्मोहित हो जाता है, तब मूढ़ गर्भ कहा जाता है। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ किसको बोलेंगे? तो मूढ़ वायु गर्भ को मूढ़ कर दे रहे हैं, मतलब जब गर्भ विवृद्ध होकर के असम्यक रूप से आने पर अपथ्य में आकर भी असमर्थ हो जाता है और अपान वायु की विगुणता से सम्मोहित हो जाता है, तब उसे मूढ़ गर्भ कहते हैं। इसके निदान के विषय में बात करते हैं तो मैथुन, यान, वाहन, उपवास, शोक, ठीक है, ऊर्ध्वगमन, प्रस्खलन, प्रपतन, प्रपीड़न, अभिघात, ठीक है, छाड़ सेवन, कटुतिक्त भोजन व अजीर्ण, इनका सेवन। ठीक है, तो ये बताया गया। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो ये सभी कारणों के सेवन करने से गर्भ अपने बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त गर्भ गर्भाशय का अतिक्रमण करते हुए गर्भ यकृत, प्लीहा और आंत्र के विवरणों से अविस्त्रमान होकर कोष्ठ को संक्षोभ करते हुए अपान वायु को विगुण करके पार्श्ववस्थी योनि में शूल तथा मलमूत्र का अवरोध के साथ तरुण गर्भ का शोणित के साथ च्यवमान होकर के उसकी क्या है मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका संप्राप्ति बताया गया। लक्षण के विषय में बात करें तो शूलम च योनि जठरादिषु मूत्र संग, योनि एवं उदर आदि में शूल तथा मूत्र संग होता है। तो योनि एवं उदर आदि में शूल एवं मूत्र संग होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो आचार्य सुश्रुत तो माधव निदान व योग रत्नाकर ने 4 भेद बताए हैं। कौन से हैं? कील, प्रतिखूर, बीजक और परिध। हरित ने 7 बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेदानुसार लक्षण के विषय में बात करें तो कील जो गर्भ, बाहु, सिर एवं पैर को ऊपर की ओर करके योनि मुख में कील की भांति अवरुद्ध करते हैं, वह कील कहलाते हैं। ठीक है, तो कील किसको बोलते हैं? तो कील का मतलब बताया गया है कि जो क्या है बाहु, सिर और पैर को ऊपर की ओर करके योनि मुख में कील की भांति अवरुद्ध रहते हैं, वह कील कहलाते हैं। माधव निदान योग रत्नाकर ने इसे सकीलक बताया है। नेक्स्ट है आपका प्रतिखूर। तो प्रतिखूर में बताया गया है कि हाथ पैर सिर से निकला हुआ परंतु सिर से रुका हुआ, ठीक है, सॉरी शरीर से रुका हुआ। तो हाथ पैर सिर से तो निकले हैं पर शरीर से रुका हुआ गर्भ प्रतिखूर कहलाते हैं। फिर है बीजक, जो गर्भ एक भुजा सिर से निकला है वह बीजक है। माधव निदान भाव प्रकाश में दोनों भुजाओं एवं सिर से निकला हुआ बीजक माना गया है। फिर है परिध। परिध किसको बोलते हैं? तो जो गर्भ योनि मुख को परिधि की भांति आवृत करते हैं वह परिध मूढ़ गर्भ कहलाता है। तो जो गर्भ योनि मुख को परिधि की भांति आवृत करते हैं वह परिध मूढ़ गर्भ कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है दोषज मूढ़ गर्भ के लक्षण। तो दोषज मूढ़ गर्भ के लक्षण क्या है? तो वातज मूढ़ गर्भ में बताया गया है। तो वातज मूढ़ गर्भ में वस्ती सूल, योनि द्वार का अवरोध होना, ठीक है, जठर गर्जन, आद्यमान, तोद व अंगभंग देखने को मिलता है, वह निद्रानाश होता है। तो ये वातज मूढ़ गर्भ का लक्षण है। पित्तज मूढ़ गर्भ में क्या होगा? तो सूल, त्रिदोष, त्रिदोषज, ज्वर, तृष्णा, भ्रम, मूत्रकृच्छ, शिरोवेदना, ये पित्तज मूढ़ गर्भ का लक्षण है। कफज मूढ़ गर्भ में आलस्य, तंद्रा, निद्रा, जड़ता, आद्यमान, कंपन, कास, मुख वैरस्यता, ये कफज मूढ़ गर्भ का लक्षण है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका द्वंद्वज मूढ़ गर्भ। तो द्वंद्वज मूढ़ गर्भ में क्या है? दो दोषों के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और सन्निपातज में क्या है? तीनों दोषों के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो मूढ़ गर्भ है, ठीक है, वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये इसमें जो पॉइंट्स थे वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।